मेरा नाम राधिका है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। मैंने इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी में बतौर केबिन क्रू मैनेजर 14 साल से ज़्यादा काम किया है। फ़िलहाल मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, लेकिन आज मेरी चमकती हुई ज़िंदगी के पीछे कभी काले बादल मंडराया करते थे। बचपन से माँ बाप को लड़ते देखा। शुरुआत करती हूँ छोटे से शहर से, जो शहर ही छोटा नहीं बल्कि वहाँ रहने वालों की सोच भी उतनी ही छोटी होने के साथ साथ खोटी भी है। मेरे आसपास रहने वाले लोग बहुत ही कमतर विचारों वाले थे। मैंने आँख खोलकर अपने माँ बाप को एक दूसरे से लड़ते झगड़ते देखा। उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती कि वो अपने बच्चों को भी इग्नोर कर देते। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, जिसे घर में कभी इज्जत नहीं मिली। जब से पैदा हुई है तब से घर में कलेश ही कलेश रहता है। मुझे हमेशा ताने मिलते थे कि जब से यह पैदा हुई है घर में कलेश ही कलेश होता है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है। ये समझ लीजिए, घर में जो कुछ भी खराब होता था उसका ठिकरा मेरे सिर पर ही फोड़ा जाता। बात यही खत्म नहीं होती। घर वालों की ज्यादतियों के बाद रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले भी ताने देने लगते। काली है, शादी कैसे होगी? माँ से कहते, आप तो इतनी गोरी हैं, ये काली किस पर पड़ गई है? ये तो आपकी बेटी लगती ही नहीं। माँ मुझे इस वजह से कभी अपने साथ मार्केट या रिश्तेदार के घर लेकर नहीं जाती। माँ तहखाने में मेरे पैर पकड़कर उल्टा लटका देती। एक किस्सा आज भी मुझे याद है कि माँ पापा का झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता कि आई गई सब मेरे सिर पर आ जाती। वो मुझे गुस्से में पड़ोसी के घर में मौजूद तहखाने में मेरे पैर पकड़कर उल्टा लटका देती। पड़ोसी के पूछने पर कहती, बहन जी ये मुझे बहुत तंग करती है। मैं तड़प तड़प कर रोती रहती और मेरी माँ हंसती। मेरा दिल एक बार फिर टूटा जब बड़े होने पर एक बार जब मैं आंटी से मिलने गई तो उन्होंने मुझसे कहा, तुमको याद है जब तुम्हारी माँ तुम्हें तहखाने में लटकाती थी तब हम खूब हंसते थे। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मेरा दिल फिर से टूट गया। मैं आज तक किसी को दिल खोलकर नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं भूली। मुझे तो पता भी नहीं कि मेरा कसूर क्या होता था। मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया। मेरी माँ ने छोटी सी ही उम्र से मुझसे घर के सारे काम कराए, रोटियां तक बेली, मुझसे रोटी भी बनवाते और बाद में यह कहकर टोकते कि रोटी मोटी क्यों है, आटा पतला क्यों गूँथा है, दाल में नमक ज़्यादा या कम क्यों है। मुझे कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं, लेकिन गलतियाँ निकालते और पीटते और इन सब के बीच में मैं सीखती गई। दिन रात मार खाती, कपड़े बर्तन घर की सफाई, एक बच्चे के ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाल दी गई। स्कूल जाती तो उंगलियों की दरारों में आटा लग जाता। स्कूल में टीचर से भी पिटती क्योंकि मेरा होमवर्क पूरा नहीं होता था। नरक से खुद को निकाला। एक बात मुझे बचपन से ही समझ आ गई थी कि मैं नरक में जी रही हूँ और इस नरक से खुद को निकालना पड़ेगा। कोई साथ देने वाला नहीं था, निकलूँगी कैसे, यही सोचती रहती। उस वक्त मैंने ठान लिया, कुछ तो ज़रूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। किस्मत ने साथ दिया। शहर में छोटा सा एक स्टूडियो खुला था। घर वालों को बिना बताए स्टूडियो के लिए चली जा गई। मेरा सिलेक्शन भी हो गया। आज घर आकर माँ से कहा, मेरी नौकरी लग गई है, 2300 रुपये महीना मिलेगा। शायद पैसे की बात सुनकर उन्होंने हाँ कर दी और साथ ही ये भी कहा कि बाकी घर वालों की क्या राय है। मैं नहीं जानती। भाई स्टूडियो के सामने हंगामा करते। जॉब के दौरान भी मुझे इन लोगों ने नहीं बख्शा। मेरे भाई जो नशा करते थे वो अक्सर मेरे स्टूडियो के सामने आकर हंगामा करते और मुझसे पैसे मांगते। नशा करने के लिए मैं पैसे देने से मना कर देती तो मुझे पूरे शहर में बदनाम करते। इन सब हरकतों के बाद मेरा वहाँ रहना मुश्किल हो गया। उसी दौरान मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा जिसमें केबिन क्रू के बारे में जानकारी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि केबिन क्रू किसे कहते हैं। उसके बारे में सर्च करना शुरू किया। पता चला केबिन क्रू की जॉब एयरलाइंस में होती है, जो फ्लाइट में लोगों को सर्व करने का काम करते हैं। पता लगने के बाद मेरा मन था कि मैं लखनऊ में जाकर एडमिशन ले लूँ, लेकिन पैसों का मसला फंस गया। मेरे पास पैसे नहीं थे।
मैंने नौकरी करते करते थोड़े पैसे जोड़े और घर पर बिना बताए लखनऊ में एडमिशन ले लिया। मैंने घर वालों को बताया कि मैं लखनऊ ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। आप लोगों को जो करना है कर लो, मुझे घर से निकालना है या रखना है या जो मर्जी आए कर लो, लेकिन मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊँगी ज़रूर। कम खाना खाने की वजह से बीमार पड़ गई। लखनऊ में एक पीजी में शिफ्ट हो गई। सुबह से शाम तक सिर्फ काम करती। जो पैसे आते वो फीस या पीजी के किराए में चले जाते। खाने के लिए पैसे नहीं बचते। मैं कम खाना खाने की वजह से बीमार पड़ गई। जैसे तैसे तबीयत ठीक हुई तो उसके बाद कसम खा ली कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इस फील्ड में नौकरी हासिल करके रहूँगी। मैंने इतनी मेहनत की। 3 महीने में ही दिल्ली से इंटरव्यू कॉल आ गई। दिल्ली जाना था, लेकिन कपड़े, जूते और मेकअप के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उधार लेकर अपनी तैयारी पूरी की और इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुंची। दिल्ली में 8 घंटे मेरा इंटरव्यू चला। मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आसमान में उड़ रही हूँ। 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद मुझे मेरी यूनिफॉर्म मिल गई। फिर हर चीज़ के बीच में इंग्लिश आ जाती, क्योंकि मेरी हिंदी मीडियम में पढ़ाई हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ अंग्रेजी में समझाया जाता और मुझे कुछ समझ नहीं आता। घर आकर रोज़ रोती। मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती तुम इसी काम के लिए इतनी दूर से आई हो, आगे बढ़ती रहो। मैंने अच्छे नंबर के साथ पास किया। मुझे जब मेरे विंग्स मिले तो लगा मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मेरी तपस्या रंग लाई। जो मैं हासिल करना चाहती थी, जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, उसे मैंने हासिल कर लिया। 3 साल काम करने के बाद मेरी कंपनी ने मेरे काम से खुश होकर प्रमोशन दे दिया और मुझे क्रू मैनेजर बना दिया गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण सी लड़की फ्लाइट की कर्ता धर्ता भी बन सकती है। खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। कोरोना आ गया। पूरी दुनिया परेशान हुई। इस दौरान मेरी नौकरी छिन गई। मेरे पास एक लेटर आया कि राधिका, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं। ये खबर सुनकर ऐसा लगा कि जिस्म से रूह निकल गई। मैं इंडिया में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर से ज़िंदगी के उसी मोड़ पर खड़ी थी जहाँ से इतनी मशक्क़त के बाद निकली, लेकिन इस बार जेब में कुछ पैसे और कॉन्फिडेंट भी था। खुद को दोबारा से खड़ा किया। मैंने खुद को दोबारा से खड़ा करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। मुझे वीडियो बनाना या एडिटिंग की जानकारी नहीं थी। मैंने सीखा और 1 मिलियन फॉलोअर्स का टारगेट पूरा किया। मैं एक चीज़ खोकर दूसरी चीज़ हासिल करने में कामयाब हुई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।